वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आप इजीली जो है वो समझ सकें और कॉन्सेप्ट भी आपके जो है वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो जब एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया जाता है फाइनली तौर पे और जो है उनको ओरिएंटेशन भी जो है वो दे दी जाती है, ओरिएंटेशन होती है बाकायदा, जिस तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होती है तो इस तरह ऑफिस में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ओरिएंटेशन होती है। सो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो है ट्रेनिंग का होता है। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सारी बातें इन्फॉर्म किया जाए और जो भी स्किल्स उनके लिए ज़रूरी हैं उनको प्रोवाइड किए जाए, उनको कुछ सिखाया भी जाए। ज़ाहिर बात है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सीख के आए एम्प्लॉय, ये नहीं होता कि हर चीज़ सीख के आए, कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो परफॉर्म कर सके अच्छी तरह अपनी जॉब में। और जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एम्प्लॉय को लाजमी तौर पे वो ट्रेन करेंगे, वो सिखाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को जो है वो डायरेक्टली कहेंगे कि ये भी करो वो भी करो। जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एरियाज़ है कि उनकी स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स उनको सिखाए जाएंगे जो रिक्वायर्ड है, नॉलेज उनको दी जाएगी जो नॉलेज रिक्वायर्ड है। सारी बात है, नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है। और उसके अलावा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड किस तरीके से आएगा, तो इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हम बात करें, न्यू एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको लाजमी तौर पर लर्न करना होता है, सीखना होता है न्यू स्किल्स भी, और उनकी मोटिवेशन भी जारी बात है उस वक्त हाई होती है। वो ईज़िली तौर पे इन स्किल्स को हासिल कर सकते हैं और बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड किया जाता है उनसे न्यू पोजीशन के अंदर। और परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह होती है। हर एम्प्लॉई जो है उसका वर्क जो है उसको मेजर किया जाता है, देखा जाता है जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं कि उसके मुताबिक कितना बेहतर काम किया है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किए गए उसकी जॉब के लिए, उसके मुताबिक देखा जाता है कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे एज़ पर स्टैंडर्ड, ये भी होता है कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर एम्प्लॉय सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी किया जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या, इसमें क्या होता है कि इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, जज किया जाता है और फिर चेक भी किया जाता है। जो वर्क होता है एम्प्लॉय का, वक्त के साथ साथ देखा जाता है और फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या एम्प्लॉय ने अचीव किया ऑब्जेक्टिव उस टाइम के अंदर, जो कुछ अचीव करना चाहिए थे या जो एक्सपेक्टेड था। टाइप्स ऑफ अप्रेजल की भी टाइप है, दो मेन टाइप है, एक तो फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल के अंदर होता क्या है कि फॉर्मल जो है सिस्टमेटिक अप्रेजल होती है, यूजुअली तौर पे सेमी एनुअली भी हो सकती है या फिर एनुअली भी जो है वो हो सकती है। इनफॉर्मल जो होती है ये डे टू डे रूटीन होती है, यानी कि रोज़मर्रा जिसे हम कहें, जब मैनेजर जो है वो मीट करते हैं सब ऑर्डिनेट से ऑलमोस्ट जो है वो डेली। कंपनसेशन की हम बात करें, कंपनसेशन जो है वो क्या है, मॉनेटरी रिटर्न एक्चुअली एम्प्लॉय को दिया जाता है और उस काम के लिए जो वो पोजीशन में करते हैं अपनी, या फिर जो जॉब है जो कर रहे हैं उसके बदले उनको जो दिया जा रहा है मॉनेटरी रिटर्न, यानी कि पैसे की फॉर्म में जो कुछ उनको दिया जा रहा है। और उसके बाद ये द 4Cs मॉडल। 4Cs मॉडल जो फॉर्म करता है बेसिस जो HRM की, और ये एड्रेस करता है एरियाज जो कि लाजमी तौर पे फोकस किया जाए, जिनके ऊपर जब सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉम्पिटेंस की हम बात करें तो कितने कॉम्पिटेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं वर्क के लिए, क्या उनको ज़रूरत है एडिशनल ट्रेनिंग की। और परफॉर्मेंस इवेल्यूशन जो है मैनेजर के ज़रिए जो है वो डिटरमाइन कर सकती है कि क्या टैलेंट अवेलेबल है और किस हद तक HR पॉलिसीज़ अट्रैक्ट करती हैं, कीप रखती हैं, डेवलप करती हैं एम्प्लॉयज़ को स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, जो कि ज़रूरी है अभी भी और फ्यूचर के अंदर भी। कमिटमेंट की हम बात करते हैं तो कैसे जो वो कमिटेड है एम्प्लॉय अपने वर्क के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और सर्वे जो है वो किए जा सकते हैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए, क्वेश्चनियर के फाइंड किया जाए आंसर्स जो है क्वेश्चंस का। कॉन्जरेंस की हम बात करें तो क्या कोई एग्रीमेंट है, बेसिक फिलोसफी और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ जो है इसके, और क्या जो है ट्रस्ट और कॉमन पर्पस है बिटवीन मैनेजर्स एम्प्लॉय। और इनकंजरेंस जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी, इन द फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी के अंदर स्ट्राइक्स की, मैनेजर्स सबऑर्डिनेट और ग्रीवियंस है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो क्या HR की जो पॉलिसीज़ है वो कॉस्ट इफेक्टिव है एक्चुअली वेजेस के हवाले से।
और परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है सिविल सर्वेंट की, उसको जज किया जाता है वंस अ ईयर, साल में एक बार रिकॉर्ड किया जाता है, परफॉर्मा के अंदर के लाया जाता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन रिपोर्ट, PER, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं। सो जो मेन HRM ऑर्गेनाइजेशन है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वो स्टैब्लिश होती है, वो जो इस्टेब्लिश डिवीजन है, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है ये, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको FPSC कहा जाता है। सो FPSC जो है वो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो प्लेसमेंट है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है और करियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफिसर्स के लिए, ऑल पाकिस्तान सर्विस के लिए। और EST कोड जो है दूसरी तरफ प्रोवाइड करता है लॉज, रूल्स और जो इंस्ट्रक्शन होती है प्रमोशन प्लेसमेंट के लिए, इसके अलावा ट्रांसफ़र, डिसिप्लिन और जो कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स है। पब्लिक फाइनेंस की हम बात करते हैं, सो ये जो है क्या है, ये ब्रांच ऑफ फाइनेंस है जो कि डील करता है रेजिंग ऑफ टैक्सेस के साथ, और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट जो भी जाहिर बात है टैक्स लगा रही है या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चे करती है उसके साथ। और पब्लिक डेट की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट बोरोइंग जो कि एक्यूमुलेट हुई है, जमा हुई है वक्त के साथ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ, वो इसके अंदर आती है, उसको हम पब्लिक डेट कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने जो भी कर्जा लिया है। और पब्लिक डेफिसिट की हम बात करें तो जब भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ओवर इनकम इन वन बजट पीरियड ऑफ टाइम, एक बजट का जो पीरियड है जनरली तौर पे 1 ईयर का ही होता है, तो जब उसके अंदर एक्सेस हो गया अगर, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो गया इनकम के मुकाबले में, उसको हम पब्लिक डेफिसिट कहेंगे। बजट की हम बात करते हैं, बजट एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड हमारे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज और पॉलिसी फेलियर की वजह से बजट जो है वो हमें लगता है कि कोई इसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो बजट का असल जो हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो बजट असल में है क्या, सो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि शो करता है इनकम और एक्सपेंडिचर भी इन केस ऑफ हाउस होल्ड, और एक इंस्ट्रूमेंट जो है फाइनेंशियल कंट्रोल का और एक फ्यूचर प्लान का इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बजट जो है वो गवर्नमेंट भी बनाती है, हाउस होल्ड के लिए भी होता है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है, तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही सिर्फ बजट बनाती है, बल्कि एक और ये एक तरह का प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, कि कितनी इनकम आ रही है और कितने हमारे अखराजात हैं। असल में ये चीज़ है बजट में जो है वो ये है कि कितने इनकम और कितने अखराजात हैं, स्पेशली हाउस होल्ड के हवाले से अगर हम देखते हैं, और एक फाइनेंशियल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है, और फ्यूचर प्लान का ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम इसको देखते हैं। तो टैक्सेस की हम बात करें तो टैक्सेस जो है वो क्या है, जो भी लेवी चार्ज करती है गवर्नमेंट ने लगाया होता है एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जाहिर बात है टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट की सोर्स का इनकम का सोर्स भी, गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है इस टैक्सेस की वजह से। रेवेन्यू की हम बात करें, रेवेन्यू के जनरल मतलब तो इनकम ही होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है वो कहाँ से आता है, फीस से आता है। जो गवर्नमेंट के इदारे उनमें जितनी भी फीस चार्ज की जा रही है वहाँ से इनके पास आता है। पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, किसी ने लॉ ब्रेक किया है उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है, इसके अलावा यूज़र चार्ज वगैरह है। सो ये तमाम चीज़ें मिलकर गवर्नमेंट की जो इनकम होती है इसमें आ जाती है। और परफॉर्मेंस बजट की हम बात करें, बजट जिसके अंदर एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो होती है प्रोजेक्ट के, उनको सेपरेटली तौर पे शो किया जाता है, और हर एक्टिविटी के लिए अमाउंट जो है वो एलोकेट किया जाता है कि इस एक्टिविटी के लिए इतना अमाउंट है, इसके लिए इतना अमाउंट है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग की हम बात करते हैं, तो बजट और जो ओवरऑल प्लान है वो इंटीग्रेट किया जाता है इनको। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बात करें, सो फंड ऑफ फेडरल क्या जो है वो जाहिर बात है जो फंड है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर तमाम रेवेन्यूज़ हैं, लोन है, मनी जो रिसीव किया गया, रिटर्न ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। सो एनुअल बजट स्टेटमेंट की बात करें, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि शो करता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगाया जाता, ऐसे अखराजात। अब उनमें क्या क्या आ जाते हैं, रैकरिंग एक्सपेंडिचर जो बार बार होने वाले हैं, जैसे कि सैलरीज ऑफ स्टाफ की जो सैलरीज है, जाहिर बात है ये नॉन डेवलपमेंट वाली बात है। यूटिलिटीज़ की पेमेंट कर देना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो बिल हैं उसकी पेमेंट कर देना, और जो डे टू डे जो रनिंग एक्सपेंडिचर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, रोज़मर्रा के जो भी अखराजात होते हैं, ये तमाम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। और फिजिकल फेडरलिज्म को अगर हम डिफाइन करते हैं, ये जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिजिकल फंक्शन की, और जो टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ फेडरेशन जो इनके दरमियान। अब नेशनल फाइनेंस कमीशन जो कि NFC है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उसका जो आर्टिकल 161 है,
सो एनएफसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, और ये जो है एक टेम्परेरी बॉडी है जो कि डिसाइड करती है क्राइटेरिया ऑन द बेसिस, इस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है टैक्सेस जो कि कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेडरेशन के दरमियान, प्रोविंसेस और अमंग द प्रोविंसेस के दरमियान। सो द मीनिंग ऑफ कंट्रोल, अब अगर हम कंट्रोल की मीनिंग की बात करें, सो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक काइंड है मैनेजमेंट कंट्रोल की, और कंट्रोल प्रोसेस होता है इंश्योर करने के लिए कि जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं वो उसी के मुताबिक हों जो कि एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं और लेट डन प्रोसीजर्स हैं। कंट्रोल हेल्प करता है मैनेजर को कि मॉनिटर करें इफेक्टिवनेस जो है मैनेजर्स की। हायरार्किकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हर कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको अरेंज किया जाता है स्केलर पैटर्न के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर। एग्जीक्यूटिव जो है वो लिंक होते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के साथ, क्लियर अथॉरिटी के साथ, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये अकाउंटेबल होते हैं उनके जो रिस्पेक्टिव सब सुपीरियर होते हैं उनके एक्शन के लिए और डीलिंग के लिए। और इसी वजह से हायरार्की खुद एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है मॉनिटर करने के लिए सबऑर्डिनेट का बिहेवियर और इन्फोर्स करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को भी। कंट्रोल की बात करें, प्रोसेस से इंश्योर करने का कि एक्चुअल एक्टिविटीज़ उसी तरह हों जो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उससे हट के है तो कोई चीज़ कंट्रोल से बाहर है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल की हम बात करें तो कंट्रोल जो एक्सरसाइज किया लेजिस्लेचर ने सिस्टम ऑफ क्वेश्चन आवर के ज़रिए, रेजोल्यूशन, मोशंस, डिबेट्स और डिस्कशंस वगैरह। ऑडिट की बात करते हैं। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जो है वो जाहिर बात है फाइन, जब अकाउंटेंट्स का काम हो जाता है तो फिर ऑडिटर्स का काम शुरू होता है। अब ऑडिटर्स क्या करते हैं, या ऑडिट होता क्या है कि एग्जामिनेशन किया जाता है, चेक किया जाता है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद के ट्रांजैक्शन हो चुकी है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये सारा रिकॉर्ड किसने किया होता है? अकाउंटेंट्स ने रिकॉर्ड किया होता है। तो उसको जाहिर बात है एग्जामिनेशन करने वाले ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करते हैं, और ये रिव्यू करता है कि यार रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनको अप्लाई भी किया गया है नहीं। अब अकाउंटेंट्स ने अगर कोई भी जाहिर बात है घपला किया है या कोई गलतियाँ की हुई हैं तो वो तमाम चीज़ें पकड़ी जाती हैं कि और अकाउंटिंग प्रॉपरली की है नहीं, कि रूल्स को फॉलो किया है या रूल्स को फॉलो नहीं किया, लापरवाही से काम किया है, तो ये तमाम चीज़ें ऑडिट के अंदर सामने आ सकती हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट की हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन है और एनालिसिस होता है तमाम जो एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको देखा जाता है कि मनी जो कि जिसके ज़रिए अचीव किया जा सकेगा ऑब्जेक्टिव्स या फिर एक गोल जो इकोनॉमिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पर। मोटिवेशन की बात करें कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक है जो कि कंट्रीब्यूट करता है पर्सन की डिग्री ऑफ कमिटमेंट के साथ, और इसमें फैक्टर्स शामिल हैं जैसे कि कॉज, चैनल, सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर जो एक पर्टिकुलर कमिटेड डायरेक्शन के अंदर। नीड थ्योरी की हम बात करें तो डिफरेंट नीड थ्योरी जो है वो दी गई है, लेकिन जो कॉमन नीड थ्योरी है वो उसमें अब्राहम मैस्लो की जो है वो नीड थ्योरी आ जाती है हमारे पास, जो कि हायरार्की ऑफ नीड दी अब्राहम मैस्लो ने पूरी हायरार्की दी है, इसमें लेवल्स दिए हैं। और इसको जो है जाहिर बात है ज़्यादा अटेंशन मिली मैनेजर्स की तरफ से किसी और दूसरी जो मोटिवेशन थ्योरी थी उनके मुकाबले में, बाकी थ्योरीज के मुकाबले में। और इसके अंदर अगर यहाँ पर थ्योरी पूरी तो नहीं दिखाई जा रही है आपको, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है जो बिल्कुल ही बुनियादी नीड है, हमारी बॉडीली नीड्स उसके अंदर आ जाती है। और फिर उसके बाद आती है सेफ्टी नीड। अब इंसान कहीं पे काम कर रहा है उसको सेफ्टी चाहिए, और इसी तरह जॉब की सेफ्टी भी होनी चाहिए, और हर तरह की सेफ्टी ज़रूरी है, इसमें हर तरह की सेफ्टी आती है। और उसके बाद फिर आ जाती है जाहिर बात है इंसान जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता, सोशलाइजेशन आती है उसमें। और फिर उसके बाद सेल्फ इस्टीम आ जाती है कि एक रिकग्निशन हो, पहचाना जाए, और फिर सेल्फ आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, ये कि फुलेस्ट अपना जो पोटेंशियल है उसका यूज़ किया जाए। सो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की हम बात करें, सो एक बिहेवियर होता है जिसके अंदर एक पर्सन जो वो क्लियर होता है अपने गोल के बारे में, और वो उसी तरह एक्ट करता है कि अचीव करे उन गोल्स को भी। और नीड फॉर अचीवमेंट की बात करें, सो नीड होती है, ज़रूरत होती है कि एक्सेल किया जाए और आउट परफॉर्म जो है वो किया जाए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें, एक्सप्लेन करती है कि लोग जो है वो कोशिश करते हैं असेस करने के लिए जो रिस्पॉन्स है उनके एक्शन का, और एक्सपेक्ट करते हैं कोई चीज़ जो है वो रिटर्न के अंदर। अब लीडर की हम बात करें, लीडर से मुराद क्या होता है, एक वो शख्स जो कि लीड करता है लोगों को। लीडर और मैनेजर जो है जाहिर बात है दोनों में फ़र्क होता है। मैनेजर का काम सिर्फ मैनेज करना होता है, और एक मैनेजर सिर्फ मैनेज करता है। एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए और हो भी सकती हैं। सो मैनेजर जो है वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, जबकि लीडर लीड करता है, वो खुद करके भी बताता है और लोगों अपने फॉलोअर्स की वो हेल्प भी करता है।
और लीडरशिप की बात करें, एक क्वालिटी या ट्रेड है जो कि लीडर्स के पास होती है, जो कि उनको यूनिक बनाता है। जाहिर बात है लीडर जो है वो अलग होते हैं मैनेजर्स से, उनके अंदर कुछ खासियत ऐसी होती है। और मैनेजरियल लीडरशिप की हम बात करें सो ये वो लीडरशिप होती है जो कि मैनेजर एक्सरसाइज करते हैं, और यानी कि आप मैनेजर होते हैं, वो मैनेजर हैं लेकिन वो लीडर होते हैं, वो एक तरह से लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती है। सो वो लीडरशिप वाले काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि गोल्स को अचीव कर सकें। और लीडरशिप फंक्शंस की अब बात करें, दो इंपॉर्टेंट लीडरशिप फंक्शन हैं जो कि मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं, टास्क रिलेटेड और सोशल फंक्शंस जो हैं। और एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल की हम बात करें, ये जो स्टाइल है लीडरशिप का ज़्यादा कंसर्न है एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स के साथ और अकॉर्डिंगली तौर पर अडॉप्ट करना एक लीडरशिप स्टाइल। और सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल की बात करें, ये जो स्टाइल है लीडरशिप का, ये वो स्टाइल होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, इसलिए इसको सिचुएशनल कहा गया। और ग्रुप स्ट्रक्चर की हम बात करें सो जो रोल्स और रिलेशनशिप होते हैं विद इन द ग्रुप वो इसमें आ जाते हैं। नॉर्म्स की हम बात करें सो जो एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड पैटर्न होता है बिहेवियर का इंडिविजुअल्स का ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप डायनामिक्स की हम बात करते हैं सो जो चेंजिंग रोल्स और रिलेशनशिप होते हैं ग्रुप बिहेवियर के अंदर, और इसके अलावा जो फॉर्मेट और डिसबैंडमेंट है ग्रुप की वो आ जाता है। क्वालिटी सर्कल की हम बात करें सो ये एक तरह की काइंड है टीम की या फिर ग्रुप्स की जो कि वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस की तरफ, या फिर जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनको असाइन किया गया टीम को हिसिफनेस की हम बात करते हैं तो इससे हमारा सॉलिडेरिटी आ जाती है और टुगेदर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स, यानी कि मिल के एक तरह से काम करना वगैरह। और इंटरडिपेंडेंस की हम बात करें, टास्क जो कि असाइन किए जाते हैं मेंबर्स को ग्रुप्स के अंदर वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंस होना। आउटकम इंटरडिपेंडेंस की हम बात करें तो जो आउटकम या फिर रिजल्ट होता है ग्रुप एक्टिविटी का, वो नतीजा होता है एफर्ट का, तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं जो मिलके करते हैं जाहिर बात है, और तमाम मेंबर जो है वो शेयर करते हैं रिवार्ड और वो प्राइड लेते हैं, एक तरह का उनको फ़ख्र होता है रिजल्ट के अंदर। पोटेंसी इफेक्टिवनेस की हम बात करें सो हर मेंबर जो होता है ग्रुप के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिवली तौर पे कि अचीव किया जाए रिजल्ट्स को। और कम्युनिकेशन की अब अगर हम बात करते हैं, जनरली तौर पे लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं कि वो बोलना जिसको आता है तो वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन में बोलना काफ़ी नहीं है। एक तो ये कि चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है और किस तरीके से बोला जा रहा है ये भी मैटर करता है। साथ में कम्युनिकेशन के अंदर रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है, और इसके अलावा जो भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जैसे कि कोई इशारे वगैरह हम करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी इसमें आ जाती है। सो कम्युनिकेशन है क्या, ट्रांसमिशन होती है इन्फॉर्मेशन या मैसेज की वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक, मैसेज या इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो जाता है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है इसमें हम जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को भी और आइडियाज़ को भी। और कभी कभी क्या है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो दूसरा शख्स कह रहा है, और कभी कभी हम मिसअंडरस्टैंड भी कर जा सकते हैं। तो जाहिर बात है कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी तो उतना ज़्यादा हम दूसरे को समझ सकेंगे, अदरवाइज़ हम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों के आपस में डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, और फिर ग्रीवेंस होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी लोग हो जाते हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सो कम्युनिकेशन जो है जाहिर बात है अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो अफेक्ट करती है। और एक एग्जांपल है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो फैमिलियर हैं विद द गेम ऑफ टेलीफोन, जिसके अंदर होता क्या है कि एक पर्सन जो विस्पर करता है एक मैसेज जो है इनटू द एयर ऑफ अनदर दूसरे पर्सन के, और फिर वो विस्पर करता है मैसेज जो है दूसरे पर्सन में, और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो लास्ट पर्सन जो कहता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है उससे जो पहली बार कहा गया था एयर के अंदर उसके मुकाबले में। तो बात जो है वो इतनी जो है वो चेंज होती चली जाती है, क्योंकि जब लोग आगे कम्युनिकेट करते रहते हैं तो बात जो है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता जाता है, तो वो बात कुछ और बदलती चली जाती है। सो सेंडर की हम बात करें, वो शख्स जो कि मैसेज भेजने वाले को हम सेंडर कहते हैं, जो भी भेजता है। एनकोड की हम बात करें सो एक आइडिया या मैसेज जिसको जाहिर बात है कन्वे किया जाता है, रिसीवर को ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड सिंबल्स या पिक्चर के अंदर, और सेंडर का काम होता है इनकोड करना। इनकोड करते हुए सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड करता है, और फिर डिकोड किया जाता है डिसिफरिंग या इंटरप्रेटिंग करना मैसेज जिसको रिसीव किया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड सिंबल्स ऑफ पिक्चर वगैरह, मैसेज मीनिंग दिए जाते हैं, ये रिसीवर का काम होता है। और फिर नॉइज़ की हम बात करें, नॉइज़ कोई भी चीज़ होती है जिससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है ओरिजिनल मैसेज को का कुछ और मतलब भी लिया जा सकता है, और रुकावट जो आती है ओरिजिनल मैसेज के अंदर उसको फिर हम नॉइज़ कहते हैं। अथॉरिटी स्ट्रक्चर की बात करें सो हिरार्कल स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर हर लेवल और पोजीशन के पास अथॉरिटी होती है कि वो वर्क कर सकें
और डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बात करते हैं तो ये जो है जॉब स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पर हर जॉब जो है वो डिफरेंट होती है दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेशलाइजेशन। ऑनरशिप, इंफॉर्मेशन ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो हर एम्प्लॉय जो है उसकी पोजीशन के मुताबिक वो होल्ड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज होती है जो कि रिलेट करती है जॉब से। नेगोशिएशन की हम बात करते हैं, सब प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए दो पार्टीज जो वो रिजॉल्व करती हैं कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तनाज़ा होता है उनके आपस में, या जो भी इख्तलाफात होते हैं जॉइंटली तौर पर भी, और दोनों पार्टीज जो है वो कुछ हासिल करती हैं, बदले में कुछ उनको मिलता भी है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन की हम बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जुडिशियल फंक्शन की हम बात करें तो क्या होता है कि हेयर करना या अनाउंस करना वर्डिक्ट जो है क्रिमिनल और सिविल केसेस के ऊपर। डिवोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है रिसोर्सेज का और अथॉरिटी का लोएस्ट लेवल तक, नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं वहाँ तक जो है वो एक तरह से ट्रांसफ़र जो है वो किया जाता है। और ऑब्लिगेटरी फंक्शन की हम बात करें, सब फंक्शन जो कि एसेंशियली तौर पर जिनको परफॉर्म करती है लोकल गवर्नमेंट। और एलोकेटिव एफिशिएंसी की हम बात करें तो सर्विसेज और गुड्स जो कि मैच करते हैं नीड जो लोकल पीपल की। और सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड की हम बात करें, ये वो बॉडीज़ होती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है, जो कि ओवरसी करती है वर्क जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की हम बात करें, ये जो एक ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिसको कोऑर्डिनेट करना है फंक्शंस जो है डिपार्टमेंट जो है उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अब आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, इनमें से कौन सी स्टाफ फंक्शंस या स्टाफ डिपार्टमेंट की भी आप टर्म जो है वो देखेंगे कई जगहों, कुछ जगहों पे। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो इनमें से क्या होता है, प्लानिंग होती है फ्यूचर नीड्स के लिए, प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स। उसका ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो कैटेगरी है सिविल सर्विसेज की, वो है ऑल ऑफ दी अबव आया था, जिसमें जर्नलिस्ट है, सेमी टेक्निकल स्पेशलाइज सर्विसेज और प्योरली टेक्निकल सर्विसेज, ऑल ऑफ दी अबव इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, वो है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग इसका आंसर है। बाकी पर्सनैलिटी, एफिशिएंसी, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट। और उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, इनमें से कौन से ऑफिशियल जो है रिस्पॉन्सिबल थे इरिगेशन के लिए, लैंड मेजरमेंट, हंटिंग और रोड जो है इन तमाम चीज़ों के मौर्य एम्पायर के अंदर। सो वो थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। और उसके बाद ये कि किसको कहा जाता है इनमें से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो है हेनरी फ्योल। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल आउटकम है और क्लोज इंट्रैक्शन ऑफ पीपल का, वो है कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है डिपार्टमेंट्स को या इंडिविजुअल्स को कि कंट्रोल किया जाए स्पेसिफाइड प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज, वो है फंक्शनल। सो फंक्शनल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो टोटल स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, वो है 342। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर डिसीजन ट्री, रिस्क एनालिसिस और प्रेफरेंस थ्योरी भी है। उसके बाद ये रूल्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं वर्किंग जो एक गवर्नमेंट की, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, वो है रूल्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद ये कि हु इज़ द फाउंडर, कौन जो है वो फाउंडर है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स का, वो है अब्राहम मैस्लो। जो हायरार्की दी है नीड्स की, वो अब्राहम मैस्लो ने दी है। कुछ इस तरीके से भी आप जो है वो देखेंगे डायग्राम जो है बनी हुई कई सारी बुक्स के अंदर। और एफपीएससी जो है इसकी फुल फॉर्म है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है। उसका ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल आउटकम होता है क्लोज इंटरेक्शन जो होता है लोगों का, वो है कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इनमें से कौन से ईयर के अंदर हर्बर्ट साइमन को जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था, 1978 के अंदर जो है वो ऐसा हुआ था। उसके बाद हु लेड द इनिशियल स्ट्रक्चर जो था सिविल सर्विसेज का सब कॉन्टिनेंट में, किसने वो उसके एक तरह से शुरुआत की, वो की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इसके आंसर है। उसके बाद टू स्पेसिफाई हु रिपोर्ट्स टू होम इज टर्म्ड एज, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, वो होती है हायरार्की की टर्म होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो हाईएस्ट लेवल नीड होती है पिरामिड के अंदर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे जो टॉप पर होती है, जो पिरामिड के सबसे टॉप पर होती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली होती है।
उसका ये कि फेडरल लेवल के ऊपर जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री। सो प्रोविजनल लेवल के ऊपर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है ऑटोनोमस बॉडी जो है वो है। उसका ये कि टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, किसी एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना वो कहलाया जाता है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो कहलाया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी लेवल्स, कितने लेवल्स हैं मैस्लो हायरार्की नीड में, 5 लेवल्स हैं टोटल जो है वो 5 लेवल्स की जो है वो हायरार्की जो है वो ये है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।